हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है मैथमेटिक्स का वेक्टर अलजेब्रा फॉर जेईई एडवांस 2022 जो 28 अगस्त को होने जा रहा है। और क्वेश्चंस है कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशन साथ साथ में, तो एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। और ये क्वेश्चन नंबर 29 है। इसके पहले इसी मैथ्स के वेक्टर अलजेब्रा से 28 क्वेश्चन लगातार बढ़िया बढ़िया दिया गया है, जो कि जेईई एडवांस में आया हुआ भी है और कुछ नहीं भी आया हुआ है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब है। तो उसी एप्लीकेशंस को करिए, कंसेप्ट को करिए और सीरीज को देख लीजिए, 1 से लेकर 28 तक काम आएगा। और चूंकि 28 को एग्जाम है, समय का अभाव है, तो अभी सीधा आप लोग क्या कीजिए, सिनॉप्सिस जो भी टीएमएच का है सिनॉप्सिस, जैसे कि आप जान रहे हैं कि टीएमएच में जो चैप्टर्स है 28 तो चैप्टर्स में बंद है। अलजेब्रा में 9 होगा, उसके बाद ट्रिगो में भी देखिएगा तो 4 चैप्टर होगा, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 हो गया, सॉलिड ज्योमेट्री में 1 चैप्टर्स है, कैलकुलस में 7 चैप्टर है जिसमें कि डिफरेंशिएशन में होगा 4 और इंटीग्रेशन में 2, डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 और एक होगा वेक्टर अलजेब्रा। सब मिला के 28 चैप्टर्स है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सीधा उठाइए कॉम्प्रिहेंसिव जेईई एडवांस का जो मैथमेटिक्स बुक है, टीएमएच बुक के नाम से वो फेमस है। अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, 2019 का मिल जाएगा कहीं ना कहीं साइट पर, और उसी का सिनॉप्सिस खाली आप देख के जाइए। और ऑल द बेस्ट मैथ के लिए, ताकि वो मैथ आपका काम कर जाएगा। ओके, और अब देखिए ये क्वेश्चन दिए हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। फिजिक्स का भी अगर बनाना है तो समझिए यूरोडोप सबसे दी बेस्ट बुक है, जिसमें कि 1878 क्वेश्चन है, 1878 क्वेश्चंस है और बहुत ही लाजवाब है। काइनेमेटिक्स में 58 है, फिर आपका जो काइनेटिक है न्यूटन लॉ वाला इंक्लूडिंग फ्रिक्शन, उसके अंदर में 59 होगा, वर्क एनर्जी में 82 होगा, इतने जोड़ दीजिएगा तो 199 है। थर्मोडायनेमिक्स में देखिएगा पहला जो चैप्टर है आइडियल गैस वाला, उसमें 25 क्वेश्चन है, अब फर्स्ट और थर्ड इसमें होगा 36 क्वेश्चन। फिर और भी है, लेकिन इतने क्वेश्चंस को बनाइए ना तो देखिएगा कि कुछ ना कुछ परसेंटेज तो इम्प्रूव कर जाएगा। और एग्जाम में सारा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, बने या ना बने सबको अटेम्प्ट कीजिए। अरे ऐसे भी फेल हो रहे हो, ऐसे भी तो रिस्क लीजिए और सारा क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए। और मैथ में हमको जो दिए हैं वेक्टर अलजेब्रा दिए हैं, लेकिन मैथ में होता है चैप्टर कितना आपको पता है। पहला होता है अलजेब्रा, दूसरा होता है ट्रिगो, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा है सॉलिड ज्योमेट्री, पांचवा है कैलकुलस, स्केलर कैलकुलस सिंगल वेरिएबल का, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, वेक्टर अलजेब्रा आएगा मैथ्स में। फिजिक्स में भी उसी तरह देखिएगा तो बहुत से चैप्टर्स है, मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, दूसरा है थर्मल फिजिक्स है, तीसरा है ऑसिलेशन एंड वेव्स है, और उसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऑप्टिक्स है, फिर मॉडर्न फिजिक्स है। तो उसमें भी आप सिनॉप्सिस यूरोडोप का देखिए, आपको काम आएगा। और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन यूरोडोप का देख सकते हैं। और जेईई एडवांस के जो क्वेश्चन मैंने थर्मल फिजिक्स पर दिया है वो सब भी थोड़ा अभ्यास कीजिए। और खासकर थर्मल फिजिक्स फर्स्ट और थर्ड का ही टॉपिक्स पर मैंने डिस्कशन किया है। फर्स्ट और थर्ड जो कि थर्मल फिजिक्स में 17 कंसेप्ट है, 17 कंसेप्ट में ये कंसेप्ट नंबर 12 है मेरा, जो कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, और वो भी फॉर आइडियल गैस ओनली। तो समय का अभाव था, इसलिए मैं उसी टॉपिक्स को फोकस करके ही करा रहा था, और वेक्टर अलजेब्रा भी इसी तरह चल रहा है। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री में देखिएगा तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, उसमें भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट का करा रहे हैं, तो उससे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी क्वेश्चन बनेगा। फिर जितने भी और कंसेप्ट हैं, प्रिपरेशन हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़िए, पीरियोडिक टेबल पढ़िए, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़िए और पूरा केमिस्ट्री पढ़िए। अब बहुत डेप्थ में पढ़िए, माने जेईई एडवांस से हाई लेवल पढ़िए, तब आपका जेईई एडवांस का बनेगा। तब उससे नीचे जेईई में, तब उससे नीचे 11, 12, तब उससे नीचे होता है कि 9, 10 में आपका बेस कैसा है। तो सीधा समझिए कि अब हम टॉपिक्स पर डायरेक्ट आ रहे हैं, जिससे कि आप खाली जो पहले का मेरा वीडियो है ये 20-25 दिन के अंदर में मैंने डाला है इसको, 1 महीना के अंदर में, वो सबको देखिए और पढ़िए और थोड़ा फायदा उठाइए। और फिर जैसे ही 28 अगस्त को एग्जाम खत्म हो जाएगी तो इसके बाद नए सिरे से फिर आपका चालू होगा। जो ये टॉपिक चल रहा है ये कंटिन्यूशन में चलते रहेगा, मैंने इसको एक माने कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत और है जो इसमें डेप्थ में घुसना है। तो ये वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट होने के बाद हम लाएंगे सॉलिड ज्योमेट्री, और उसी तरह उधर थर्मल फिजिक्स चल रहा है, तो जब थर्मल फिजिक्स खत्म होगा तब हम बताएंगे कि क्या उसमें आएगा। और उसी तरह जैसे चल रहा है वहाँ कोऑर्डिनेशन, ये
ट्रांजिशन एलिमेंट, तो उसके बाद कभी टॉपिक्स में बता दूंगा अभी क्या चलेगा, लेकिन वो कंटिन्यूशन में जे एडवांस 2023 के लिए और जेई मेन के लिए भी रहेगा, और उसी तरह जेई एडवांस 2024 के लिए जेई मेन जे एडवांस दोनों के लिए रहेगा, और साथ ही साथ सेपरेट रहेगा जेई मेन का एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज भी चलाएंगे, और फिर जेई एडवांस का भी सीरीज चलाएंगे, और प्लस एक फाउंडेशन कोर्स के नाम पर, जिसमें कि आदमी सोचता है फाउंडेशन हमने तो 8, 9, 10, लेकिन हमारे फाउंडेशन में 8, 9, 10, 11, 12 वो पांचों आएंगे, ठीक है, क्षिति जल पावक गगन सभी, और वो पांचों को क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट देंगे हम। कॉन्सेप्ट में भी डिसाइडेड है कि मतलब जो मान लीजिए फाउंडेशन जो बच्चे 8 क्लास के हैं तो उसमें फिजिक्स का 2 टॉपिक्स, केमिस्ट्री में भी उसी तरह 2 टॉपिक्स, मैथ में 2 टॉपिक्स, उसी तरह 9 के लिए भी 2 टॉपिक्स, और उसी तरह 10 में भी 2 टॉपिक्स, ऐसे करते हुए उसको डिवाइड कर देंगे और फाउंडेशंस को 3 ग्रुप में बांटेंगे, फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2, फाउंडेशन 3 करके कुछ भी नाम रहेगा, और वो पूरा एंटायर कॉन्सेप्ट पूरे डेप्थ में रहेगा। जैसे अगर एक तो टॉपिक्स आ गया, कुछ भी मान लीजिए, जैसे एग्जांपल हम देते हैं तो आप समझ जाइएगा, जैसे सपोज कीजिए आ गया कहीं पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा आ गया समझ लीजिए कि पोटेंशियल, और बोला जाए दोनों के बीच में जो रिलेशंस है, क्या एसोसिएशन है, उसके बारे में कंसेप्ट जानिए, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे तो ये निकल जाए, ये दे दे तो ये निकल जाए। जैसे हमें होमवर्क में दे देना है क्वेश्चन, v बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, वो कैसा है, एक्स क्यू है, वाई क्यू है, जेड क्यू है, माइनस एक्स वाई जेड है। तो आपका काम क्या है, इसको रिवर्स करते हुए एक कोऑर्डिनेट दे दे रहे हैं v का 1, 2, 3, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और एक जनरल में भी निकाल लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट एक्स वाई जेड क्या होगा, जब पहले निकलेगा तब इसके बाद सेकंड में ये वाला निकालिएगा, और फिर इसका वाइस वर्सा में इसका उल्टा भी कीजिए। इसी को जब 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन करेंगे तो इसमें जेड हटा दीजिए, तो जब जेड हट जाएगा तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस टाइप का देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, ये हो गया 2D के लिए क्वेश्चन एक तो, और यहाँ भी ये फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन दिया है, ये पहला फंक्शन दिया है। फिर एक और दे देते हैं कि v जो है एक और टाइप का है, मतलब समझ लो कि 1/x⁻3, और यहाँ पर k लिख दिए, जो k पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है बट 0 नहीं है, और फिर इसके लिए भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो 1, 2, 3 किस्मत रहा तो जे एडवांस में क्वेश्चन दिखाई देना चाहिए, जैसा मैं अपना सोचता हूँ। और ठीक है, इसको ट्राई कीजिए 1D के लिए, 2D के लिए, 3D के, तो इस तरह का लेवल का कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाएगा, जिसका क्या फंडा है नहीं है, 1D में, 2D में, 3D में बताएंगे, डेप्थ में वो चलेगा आपका कॉन्सेप्ट क्लासेस में, और ये हो गया एप्लीकेशंस क्लासेस, और इसी में साथ में कॉन्सेप्ट दे दे रहे हैं, अब प्लस इसमें एनालिसिस भी आ रहा है। तो ओके, तो इतनी बात समझ गए। अब आइए टॉपिक्स पर और देखिए कि ये क्वेश्चंस क्या है, और सारा वीडियो जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में डाले हैं उसको आपको पढ़िए, पढ़ने से बेनिफिट होगा। और जो मैंने कहा था टीएमएच बुक का सिनॉप्सिस पढ़ लीजिएगा, यूरोडॉक का भी सिनॉप्सिस पढ़ लीजिएगा, और केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल का सिनॉप्सिस पढ़िए। अगर टाइम नहीं मिलता है तो कम से कम एनसीईआरटी बुक का जो है इनऑर्गेनिक पूरा पढ़ लीजिए, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कोई दूसरा बुक यूज़ कीजिए, जैसे आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी एडवांस बुक, जैसे कि एक तो आती है एटकिंस की किताब, उसके भी कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। फिर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है तो जेरी मार्च का कीजिए, जो रिएक्शन मैकेनिज्म से ही आंसर सब निकलता है, और इनऑर्गेनिक में जेटली पढ़िए, तो इस तरह से रहेगा। ओके, तो अब देखा जाए कि ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को आप पढ़िए, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको पढ़िए और अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं इसको एनालिसिस भी दूंगा, इसका कैसे इसमें सोचा जाता है, और फिर इसका आंसर भी दूंगा। क्योंकि देखिए 99% क्या होता है, वेव होता है, और 1% होता है मैटर। आप तो जानते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, केमिस्ट्री में पढ़े हैं, फिजिक्स में पढ़े हैं, कि सोचने का काम 99% होता है, और बनाने का काम जो होता है 1% होता है। तो आदमी बनाने के चक्कर में ज़्यादा रहता है, सोचने के चक्कर में नहीं रहता। आप सोचने में कीजिए, अरे आपको मान लीजिए कि फाउंडेशन में 19 में अच्छा रिजल्ट करना है, या मान लीजिए कि उसे एबव 11-12 का रिजल्ट अच्छा करना है, या मान लीजिए जेई में अच्छा करना है, या मान लीजिए 5वां या 4था लेवल में जे एडवांस अच्छा करना है। ये सब चीज़ को त्याग दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा 9-10 में क्या होगा, मेरा 11-12 के रिजल्ट में क्या होगा, मेरा जेई मेन में होगा कि नहीं होगा,
जे एडवांस मेरा होगा कि नहीं होगा, आप सबको छोड़ दीजिए, सीधा आप सिंपल में भक्ति भाव से एक तपस्या कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मतलब फोकस कीजिए, है ना। और इसमें धारणा ध्यान समाधि पूरा लगा दीजिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और ये आप मतलब ये आता है, एक सांख्य दर्शन होता है और योग दर्शन होता है, तो सांख्य योग कहिए, तो अपना जीवन में उतारिए उसको। थोड़ा घर में मौका लगे तो मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा आप एक्सरसाइज के मार्फत में पैदल चलिए, तो पैदल चलिएगा तो शरीर ठीक रहेगा, और प्राणायाम कीजिएगा तो मन ठीक रहेगा, और जब ध्यान लगाइएगा तो आपका मतलब बोल सकते हैं कि मतलब सोल का, सुप्रीम सोल से कनेक्टिविटी आएगा, तो इससे आपकी बुद्धि बढ़ेगी, सोचने की शक्ति बढ़ेगी मेडिटेशन से। ओके, तो अपने जीवन में सबको भी उतारिए और पढ़िए और मेहनत कीजिए, और एग्जाम के लिए जो अभी आने वाला है उसके लिए ऑल दी बेस्ट दे रहे हैं, और इस क्वेश्चंस को एनालाइज करके बनाइए। ओके, अब आपका टाइम चालू होता है, बनाइए इसको। ठीक है, देखा जाए कैसे इसमें सोचना है। पहले लिख रहा है इसमें यूनिट वेक्टर्स, तो लेट ए कैप जो यूनिट वेक्टर है वो है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। आप चाहें तो इसको सॉलिड ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट जैसा एलिमेंट लिख देंगे तो आपका समय बचेगा, फालतू का आई जे के लिखना, ऐड लिखना, उससे बच गए। ऐड की जगह कॉमा आ गया और आई जे के का जरूरत ही नहीं है, तो दोनों एक ही चीज है। अब देखा जाए ये यूनिट वेक्टर्स है, इसका मतलब ही हो गया कि जो भी इसका रिजल्ट आएगा, मतलब मॉड वैल्यू मॉड ए, तो जब इसका मॉड लगेगा तो इसका भी मॉड होगा। तो मॉड क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर स्क्वायर रूट। और ये यूनिट वेक्टर्स है, ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। इसके आगे लिख देते हैं ये क्या है? यूनिट वेक्टर। यहीं पर लिख देते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि इसके मैग्नीट्यूड 1 होने चाहिए, तो ये लेंथ 1 हो गया। और जब इसी को स्क्वायर कर देंगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट मिला इस यूनिट वेक्टर वर्ड से। फिर बोलता है कि कोप्लेनर विथ दिस एंड दिस। तो मान लिया इस वेक्टर को हम लिख देते हैं, अगर इसको ए कैप लिखे हैं, मतलब ये वेक्टर ए नहीं है। वेक्टर ए बोलने का मतलब तो ऐसा होगा, वेक्टर ए वो यूनिट वेक्टर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन ए कैप दे दिए तो ऐसे नोटेशन में कंफर्म है यूनिट वेक्टर से। वैसे तो बहुत लोग आई जे के में भी कैप बैठाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही बैठा देते हैं, वो भी सही है। अब इसके बाद इसको मान लेंगे बी वेक्टर, इसको मान लेंगे सी वेक्टर, इसको मान लेंगे डी वेक्टर, तो थोड़ा आसान रहेगा। और अब देखा जाए आगे का करी, तो अब इसको लिख देते हैं लेट, ये जो है बी वेक्टर जो है हमारा आई प्लस जे प्लस के, और ये जो सी वेक्टर्स है वो आई प्लस 2j प्लस के, और जो डी वेक्टर्स है वो ये लिखा हुआ है, डी जो वेक्टर्स है वो आई प्लस जे प्लस के। तो इस तरह से नोटेशन दे दिए ताकि इतना लिखना ना पड़े, हमको समझ आए कि ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है। तो अब देखा जाए क्या करना है। तो लिख रहा है कि यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप, कॉमा दीजिए, ए वाला वेक्टर्स मतलब बी, और ए वाला सी आर कोप्लेनर। देखिए लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर एक हुआ, दूसरा हुआ बी वेक्टर्स, इसको बी माने हैं, और तीसरा हो गया सी वेक्टर। बोलता है ये तीनों वेक्टर क्या है? कोप्लेनर है। ठीक है, तो कोप्लेनर है, इसका मतलब आप जानते ही हैं कि इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा
मतलब ए कैप बी सी, इसको बॉक्स में लिख देंगे, ये 0 होगा। ये इसका मतलब है। कोप्लेनर का मतलब स्केलर ट्रिब्यूट प्रोडक्ट ऑफ द 3 वेक्टर्स। अगर यहाँ डॉट करेंगे तो यहाँ क्रॉस होगा, अगर यहाँ क्रॉस करेंगे तो यहाँ डॉट होगा। तो इस तरह से आ गया। फिर इसके जो कंपोनेंट होंगे, एलिमेंट है, इसका कंपोनेंट पता है 1 1 2 है, इसका कंपोनेंट पता है 1 2 1 है। तो इसको जब भी लिखते हैं स्केलर ट्रिब्यूट प्रोडक्ट को कंपोनेंट के फॉर्म में, तो इसके बाद का स्टेप में आ जाएगा, इसका फर्स्ट रो में लिखेंगे कंपोनेंट, तो क्या आएगा एलिमेंट। बी का कंपोनेंट क्या लिखेंगे 1 1 2। सी का कंपोनेंट क्या लिखेंगे 1 2 1। ये आंसर क्या है 0। मतलब आपसे डिटरमिनेंट भी पूछ रहा है, ये आपसे स्केलर ट्रिब्यूट प्रोडक्ट भी पूछ रहा है, कोप्लेनर भी पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर भी पूछ रहा है, और ना जाने आगे देखिए और क्या क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे बाय फर्स्ट रो, तो क्या होगा L लिख देंगे यहाँ। अब इसके कॉलम और रो को बंद करेंगे, जो दिखाई दे रहा है लिख दीजिए 1 2 2 1। प्लस के बाद माइनस होता है, M लिख देंगे। फिर इसमें भी जो रो और कॉलम दिखता है लिख दीजिए। तो इसका कॉलम और रो हटा देने से 1 2 और ये 1 1। ओके, अब इसी तरह n लिखिए और ऐसे से हटा दिए 1 1 1 2। और अब इस स्टेप को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से क्या आएगा, तो देखा जाए इसके सॉल्व करने से नेक्स्ट स्टेप पे लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ये आंसर्स L और 1 -4 M। पहले इसको करेंगे, मेन डायगोनल यही है 1 -2। फिर यहाँ हो जाएगा 2 × 1 2 -1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया -3L और ये हो गया -1, तो आ गया +M और ये हो गया M, ये 0 है। तो इसको समझा जाए पहला इक्वेशंस जो आया था यहाँ यूनिट वेक्टर के चलते, ये फर्स्ट इक्वेशंस है। और यहाँ जो आया इसको सपोज कर लीजिए कि सेकेंड इक्वेशंस है, सेकेंड इक्वेशंस हो गया। तो इसको बॉक्स में बना देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। हो गया। अब एक और कंडीशन दिया हुआ है, कैसा है कि परपेंडिकुलर, कौन परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो आप तो जानते हैं कि अगर यूनिट वेक्टर्स को हम लोग लिख रहे हैं ए कैप, और ए वाला वेक्टर्स को लिख रहे हैं हम लोग जो लास्ट में i + j + k है, इसको d लिख रहे हैं, तो a इज परपेंडिकुलर टू d। क्वेश्चन में दिया हुआ a इज परपेंडिकुलर टू d। तो आप जानते हैं कि जब ये इसका परपेंडिकुलर होगा तो इसके कॉन्सेप्ट है कि a डॉट d इज इक्वल टू 0। तो आप देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। अगर वेक्टर अलजेब्रा को ये फोकस कर रहा है तो क्वेश्चन ऐसा दे रहा है कि आप पहले जानो कि व्हाट इज वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली एनालिटिकली, फिर उसके ऑपरेशन, एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स, फिर मल्टीपल वेक्टर बाई स्केलर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, रेसिप्रोकल वेक्टर्स, और उसके ठीक पहले आएगा प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। ए क्रॉस बी कर दिए, सी क्रॉस डी कर दिए, बीच में डॉट आएगा नहीं तो क्रॉस आएगा, तब जाके ये कांसेप्ट खत्म होगा। तब इसके बाद एप्लीकेशंस आएगा। एप्लीकेशन तो भरमार है, कहाँ कहाँ आप जान ही रहे, अलजेब्रा में है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ट्रिगो में है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, सॉलिड ज्योमेट्री में है, आपके स्केलर कैलकुलस में है, वेक्टर में तो खुद है ही। और जो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं, प्लेन ज्योमेट्री जो 9 10 में, और जो 3 डायमेंशन वाला नहीं पढ़े हैं, यूक्लिड वाला ज्योमेट्री, तो उसमें भी इसका एप्लीकेशंस है। तो वो सब भी फाउंडेशन में अच्छा होना चाहिए। और यूक्लिड का ज्योमेट्री अगर नहीं पढ़े हैं तो उससे नीचे एक किताब मार्केट में आती है जो आप देखिएगा, नेट में मिल जाएगा, उसका नाम है हॉल स्टीफेंसन ज्योमेट्री, जो कम से कम उसमें पार्ट 5 तक अवेलेबल है। तब खोजिए ए स्कूल ज्योमेट्री बाय हॉल स्टीफेंसन, उसके भी पूरे प्लेन ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। वो उस कॉन्सेप्ट को कभी कभी पूछता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कभी कभी पूछता है ट्रिगोनोमेट्री से, और कहीं से भी लिंक कर देता है, इसलिए सब पढ़िए, ठीक है। तो आवाज देखिए, ए डॉट ए क्या हो गया, पुट कर देते हैं, एलिमेंट है, ऐसा करके लिख रहे हैं, आई लिख के नहीं लिख रहे हैं, डॉट है डी,
तो डी क्या है 1 2 3 है। चाहते तो इसको हम लिख सकते थे कैसे, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के डॉट फिर आई प्लस 2j प्लस 3k, तो उतना नहीं लिख के डायरेक्ट ऐसे लिख दिए, सामने सामने मल्टीप्लाई किए जाए तो l प्लस 2m प्लस 3n। लेकिन एलिमेंट मेरा रॉन्ग है डी। डी तो हमारा क्या था, डी में तो देखिए क्वेश्चंस में कहीं हाँ यस 1 1 1 है, तो ये तो रॉन्ग लिख दिए, तीनों 1 1 है, तो इसलिए ये आंसर आ जाएगा सीधा l इंटू 1 l और m और ये n। तो अब देख सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तीन तीन वेरिएबल है, यहाँ तो दो वेरिएबल पढ़ते थे, याद कीजिए क्लास 10 में कि सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो वो आता था, मैंने समझ लीजिए कि दो वेरिएबल के लिए ग्राफिकल मेथड या एनालिटिकल मेथड। तो यहाँ पर भी उसी तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, लेकिन लगेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सॉलिड ज्योमेट्री में यूज होता है। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, इसका नाम है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब आइए सॉलिड ज्योमेट्री में इसका बहुत यूज है। तो पहले इसको लिख देते हैं 3l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0। फिर ये लिखेंगे l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो l को सेपरेट कीजिए, सप्रेस कीजिए, सॉरी इसको बंद कीजिए। तो जैसे l को बंद करेंगे तो इसके नीचे क्या दिख रहा है, जब इसको बंद करेंगे तो ये जो दिख रहा है इसको क्रॉस कीजिए, माने इससे आगे बढ़ करके 1 इंटू 1 कोफिशिएंट 1, और फिर यहाँ पर 1 आया तो 1 माइनस 1 0। फिर अगर m लिखते हैं तो फिर जब m लिखेंगे तो इस m से आगे बढ़ जाएंगे और इसको बंद कर देंगे, और इससे आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में 1 इंटू 1 1, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको करेंगे तो 1 और ये आ रहा है -3, और सब्ट्रैक्ट करना है बीच में तो 1 प्लस 3 माने 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा n। जब n को बंद करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, तो जब इसको आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से तो आ जाएगा ये वाला -3 और ये हो जाएगा -1। पहले इसको करना है -3 फिर -1 तो -4 हो गया, और इसको मान लिया k, और k कैन नॉट बी 0 और k बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों नहीं 0 हो सकता वो भी जानिए। अगर k 0 हो जाए तो इसके बराबर करेंगे तो आ जाएगा कितना 0, ये आ जाएगा 4k और ये वाला आ जाएगा -4k। तो अगर हम k को 0 कर देंगे तो तीनों एलिमेंट 0 हो जाएगा, जब तीनों 0 हो जाएगा तो 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर कभी भी 1 होगा ही नहीं, इसलिए एलिमेंट एक साथ कभी भी 0 नहीं होता है। तो इससे निकल गया कि L का आंसर कितना आया, तो L का आंसर आ गया 0k, M का आंसर आ गया 4k और n का आंसर आ गया -4k। ये निकल गया एलिमेंट। अब कॉन्सेप्ट पता है कि k निकालना होगा, तो एलिमेंट क्या है, ये फार्मूला है, इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे। तो अब यहाँ लिख देते हैं कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 है, तो l कितना था 0, 0k मतलब 0, फिर ये कितना m 4k, और यहां हो जाएगा 4k। लेकिन देखा जाए कहीं तो कुछ रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि कुछ तो पता चल जाता है, कुछ तो ऐसा है दिमाग में कि नहीं लगेगा कि कहीं रॉन्ग हुआ है। बताते रॉन्ग देखिए क्या है। जब इसको हमने बंद किया, इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 1 हुआ तो 0 ठीक है, और जब इसको बंद कर दिए तो ये आया 1 और यहाँ से आ गया ठीक है। तो m बंद करेंगे तो ऐसे 1 माइनस 4 ठीक है प्लस 4, n क्या है तो -3 -1 -4 सही आ रहा है, ठीक है। देखते हैं अभी तो ठीक ही लग रहा है। तो यहाँ पर आ गया 16
और 16 32 k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो k क्या निकलेगा 1/32 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस। अब इसको करेंगे 16 × 2 तो आ जाएगा 2 और 4√2 बट प्लस माइनस k निकल गया। तो अब एलिमेंट यहाँ से निकल जाएगा। L कितना हो गया 0k, तो 0 ही रह जाएगा, वही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। M का आंसर चेंज होगा। M कितना है 4k, तो 4 इंटू ये होगा और ये होगा -4k, तो इसलिए यहाँ लिख ही देते हैं एलिमेंट -4k। मतलब हमने क्या किया यहाँ पर k का वैल्यू अभी पुट नहीं किए, ऐसे समझिए। खाली a वाला जो एलिमेंट का आंसर था उसको मैंने खाली कंपाइल कर दिया। लास्ट में बैठाएंगे तो अब देखा जाए यूनिट वेक्टर निकालना था, तो आ गया यूनिट वेक्टर। यही तो ये रिक्वायर्ड था मेरा, लिख देते हैं आगे में रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू a कैप इज इक्वल टू L, M, या IJK के फॉर्म में भी लिख सकते थे। तो L कितना हो गया 0, 4k फिर -4k, यही आ गया। अब इसमें भी जो k का आंसर है उसको कॉमन ले लेते हैं बाहर में, तो 0, 4 -4, और k का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं +-1/4√2 और इनटू में 0, 4 -4। सॉल्व करेंगे, ये 4 अंदर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो आ जाएगा +-1/√2। फोर कट गया तो आ गया 0, 1 और -1। मतलब इसको IJK के फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए ये हो जाएगा I 0i 1j -k, तो +-1/√2 और यहाँ हो जाएगा j और ये हो जाएगा -k। और दो ऑप्शन इसलिए आ रहा है कि एक बार पॉजिटिव लेंगे तो एक वेक्टर्स आएगा और दूसरा आएगा जो इसके मतलब माइनस लेने से दूसरा वेक्टर्स आएगा, और दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर्स है। नेगेटिव वेक्टर किसको बोलते हैं? इफ द टू वेक्टर्स आर द सेम विद द मैग्नीट्यूड बट दे हैव द डायरेक्शन अपोजिट देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। और नेगेटिव वेक्टर का दूसरा डिफिनेशन है कि अगर वेक्टर b एक है वेक्टर a है, दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन आ जाए तो नेगेटिव वेक्टर होता है। और कोलिनियर वेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है ऐसा, अगर जब कभी भी a और b दो वेक्टर्स है, अगर ये कोलिनियर है तो उसमें लैम्डा एक रियल नंबर होना चाहिए और लैम्डा शुड नॉट बी 0, तो उस समय ये कोलिनियरिटी का कंडीशन होता है दो वेक्टर्स का। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और इसी तरह का पूरा एनालिसिस और कभी भी घर में बनाइए, डोंट सी द सॉल्यूशन, और नहीं बने आप समझ जाइए आपका लेवल वही है, छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को। दूसरा दिन ट्राई कीजिए, तीसरा दिन ट्राई कीजिए, 10वां दिन ट्राई कीजिए, लेकिन उसके बारे में हमेशा सोचते रहिए, लेकिन आंसर को कोशिश कीजिए। तो होगा नहीं इतना जल्दी क्योंकि आदत है नहीं, कोशिश कीजिए कि नहीं सोल्यूशन नहीं देखना है, बिना सोल्यूशन देखे बनाइएगा तभी मजा है। आइए, कंसेप्ट का नाम क्या है जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्रेटर। आप कंप्यूटर के जानकार हैं तो जानते हो, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। आज जो पूरे भारत में बच्चे कोचिंग कर रहे हैं क्या है, वो सब कंपाइलर है, माने एक जगह सारा चीज को कंपाइल करके दे दिया गया। कंपाइल से कुछ होता नहीं है, हकीकत क्या है उसको एनालाइज कीजिए, उसको इंटरप्रेट कीजिए, तब जाके होगा। और क्वेश्चंस को ले करके बैठिए, एक दिन में एक बने या अगर नहीं बने तो सोचिए यू आर द मैथमेटिशियन। लेकिन अगर आप ले लिया और 1 सेकंड के अंदर में बना दिए, इसका मतलब ऑलरेडी आप पहले से बनाए हुए हैं, इसलिए फटाफट फटाफट जल्दी बना दे रहे हैं, तो आपका सोचने का शक्ति लगा कहाँ रहे। तो इसीलिए माने जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोग, इसके अंदर में क्या होता है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर्स एंड रेडिएशन के बारे में आता है। तो क्या है वो इलेक्ट्रॉन्स को देखिए, तो इलेक्ट्रॉन्स का कैसा रहता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। p क्या होता है, mv। इसका प्रूफ बीएससी एमएससी पढ़ाई होता है, प्रूफ मत जाइए।
ये लैम्डा इसका वेव पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। अब लैम्डा जो है वेव नेचर को शो कर रहा है, जो m है उसका पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, जानती है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, तो जब मास कम होगा तो लैम्डा क्या होगा, अच्छा खासा आएगा, और वो आएगा तो उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शो करता है वेव जैसा। लेकिन हेवी अगर मास होगा तो उस समय ये आंसर तो बहुत छोटा आएगा, तो बहुत छोटा आएगा तो एंगस्ट्रॉम में तो और छोटा आएगा, तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसलिए स्मॉल पार्टिकल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल्स, कैटायंस, एनायंस, ये सब में ये नेचर शो करता है। तो यहाँ भी समझिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए दो कंसेप्ट होता है, एक होता है वेव और दूसरा होता है पार्टिकल्स। दो नेचर्स, पार्टिकल्स बने मैटर, वेव मतलब समझ रहे हैं रेडिएशंस, रेडिएशन मतलब वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो हमेशा वो ट्रांसवर्स वेव होगा, जिसके नाम आते हैं रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे। सो जो लाइन से बोल रहे हैं सबका एनर्जी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, वेवलेंथ घट रहा है। तो इस तरह से ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर इसके बाद और डिस्कशन